जोहार, नमस्कार। परीक्षा सर पर है। परीक्षा का मतलब ये परीक्षा दूसरे की इच्छा के हिसाब से सवालों के जवाब देने हैं। और हर बार परीक्षा के ठीक पहले और परीक्षा के आसपास हम यह कार्यक्रम करते हैं कि आम तौर पर जब परीक्षा सिर पर आती है तो लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे सीजन हमेशा खेलने कूदने में और दूसरे काम में लग गए। अब उनको लगता है कि परीक्षा तो डराने वाली है। वो धीरे धीरे अगर तैयारी नहीं हो पाई तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और गार्जियन भी परेशान। वो भी परेशान है जिन्होंने परीक्षा में पूरा का पूरा जो सत्र था उस सत्र में पढ़ाई नहीं की, और गार्जियन भी परेशान है। अरे अब क्या करें। इस अब क्या करें में मार्क्स कितना ऑब्टेन करना है, मिनिमम इतना ऑब्टेन करना है तो 11 में जाएंगे, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। 12 में अगर बढ़िया मार्क्स नहीं लाएंगे तो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अब इसका दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो बच्चे जो 10 और 12 में हैं और वो गार्जियन जिनके बच्चे 10-12 में हैं, वो दोनों परेशान रहते हैं और दोनों को विभिन्न कारणों से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, एंजाइटी के लिए और बेटे के लिए भी। हम जो पढ़ाई हो गई, परीक्षा तो देनी है या ड्रॉप करना है। दबाव में रह करके जो परीक्षा की हम तैयारी करेंगे वह तैयारी हमारे स्वास्थ्य के लिए, अभिभावक के स्वास्थ्य के लिए और स्कूल के स्वास्थ्य के लिए, तीनों के लिए हानिकारक होगी। रास्ता अभी भी बचा हुआ है और हमेशा रास्ता बचा रहता है। वो रास्ता क्या हो सकता है, तो ये परीक्षा का जो दबाव है इसी पर आज हम बीच बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में रांची में जो स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स हैं, परिचय कराते हैं हम आपका। हमारे साथ है MK सिन्हा साहब जो कपिल देव DAV के प्रिंसिपल हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ है राजेश पिल्लई जी जो केराली स्कूल रांची के प्रिंसिपल हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सविता सिन्हा जी जो सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी की प्राचार्य हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, ये फिरालाल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। मैं आपसे शुरू करूं MK सिन्हा साहब। एक तो आप लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं उस मॉनिटरिंग में आप लोग अलग अलग करते होंगे कि कौन बच्चा जो है पूरे सीजन नहीं पढ़ा है और पढ़ाई के समय वो परेशान हो रहा है, तो उसमें क्या लगता है परीक्षा का कितना दबाव परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों पर पड़ता है? नहीं, आपने सही कहा कि परीक्षा सर पे है। पहले तो सभी परीक्षार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। परीक्षा के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डर आने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आई कैन डू, आई एम द बेस्ट एंड दिस एग्जामिनेशन विल बी द बेस्ट इन माई लाइफ एवर वी हैव टेकन। आज तक जितनी परीक्षाएं ली उससे बेहतर जाएंगे। प्लानिंग की जो बात मैंने कही, चाहे क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में हो, हर बच्चे को पता है अपना लेवल, हर पेरेंट को पता है अपने बच्चे का। और मैंने पीछे सालों से अनुभव किया कि बच्चे इस दौरान जो तेज़ी से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें अच्छे परसेंटेज में आगे वो बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले NCERT की किताब पर फोकस करनी चाहिए, उसके एक्सरसाइज पर, क्योंकि 30 से 40% क्वेश्चन उसके एक्सरसाइज से आता है। राइटिंग स्किल होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। सैम्पल पेपर जो कि CBSE की वेबसाइट पर दिया हुआ है उनको लेके नियत समय पर सॉल्व करें। जो बच्चे एस्पिरेंट हैं 95 प्लस के, वो ध्यान रखें कि कैसे 3 घंटे के एग्जामिनेशन का 2.5 घंटे में हम कैसे पूरा करें ताकि बढ़िया से रिवाइज करें और कहीं भी एग्जामिनर को रेड इंक लगाने की ज़रूरत ना पड़े। उस चैप्टर का सिलेक्शन करें सिलेबस के अनुसार कि जिसमें अधिक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस कंटेंट पर कमांड करें। क्रैमिंग करने के बदले बच्चे कंसेप्ट को डेवलप करें।
उसके अंदर अगर कोई डाउट हो, हर स्कूल ये व्यवस्था रखे हुए है कि ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, या पेरेंट बच्चे को लेकर के आएँ और क्वेरी क्लियर होने के बाद वो अपना घर जाए। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी तरह की डर की बात नहीं है। जो हमारे अंदर एनर्जी है, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, उसको हम मैक्सिमम यूज करें। और अभी पेरेंट को और टीचर को दोनों को सपोर्ट करना है, गाइड करना है, ताकि बच्चे जिस लेवल में उससे बेहतर कैसे कर सके। बच्चे कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद लें ताकि दिमाग जो है वो पूरे चार्ज रहे, और जब उस स्थिति में बच्चे पढ़ते हैं तो वो और अच्छे एग्जामिनेशन में वो करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है हर स्कूल का कि हमने अब एडमिट कार्ड आ चुका है। जैसे सीबीएसई का हमने एडमिट कार्ड देना शुरू कर दिया। आज क्लास 10 का कई स्कूलों में चला गया है, 12 का भी कल तक चला जाएगा। तो ये जो समय है, जो गैप है एग्जामिनेशन में, उसके अनुसार अपनी तैयारी करें। जैसे मैं कहता हूँ कि संस्कृत और एसएसटी में 2 दिन का गैप है, ठीक है। उसके बाद गैप कितने दिन है, उसके बाद कितने, उसके अनुसार स्ट्रेटेजी अभी बनाए जिसमें कम गैप है उसमें अभी ज़्यादा ध्यान दे दें ताकि कहीं दिक्कत ना हो। इंग्लिश में है वो ग्रामर पर ध्यान दें, आर्टिकल पर लिखने पर, ऐसे लिखने पर, लेटर राइटिंग में कैसे करेक्ट लिखे इस पर ध्यान दें। मैथमेटिक्स है उसके कैलकुलेशन फास्ट करें, कैलकुलेशन में गलतियाँ कम हो। साइंस में है उसके रे डायग्राम होते हैं। ये सारे चीज़ को फोकस कर करके राइटिंग प्रैक्टिस करें और करेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करें और सेल्फ इवेल्युएशन करें कि हमने इतनी मेहनत की और उसमें कितना हुआ, और आगे कैसे स्ट्रेटजी बना के तैयारी करें ताकि हम एग्जामिनेशन में बेहतर करें। हाँ, राइस पिल्लई साहब, एक तो मैं इनकी बात से असहमत हूँ कि डर नहीं होता है। हर विद्यार्थी को परीक्षा से डर होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको परीक्षा से डर नहीं होता है। इसलिए कि जब हम दूसरे के सामने जा रहे होते हैं, चाहे यूपीएससी देने जाएं या सामान्य परीक्षा देने जाएं, पहली की परीक्षा देने जाएं, वो सामने वाला क्या पूछेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और आम तौर पर आम आदमी का जो है, बच्चे को उछालिएगा, छोटे बच्चे को डर लगने लगता है, जिसको पता नहीं कि मौत का मतलब क्या होता है। तो हम दूसरे के सामने जा रहे हैं, यहाँ दूरदर्शन में या कैमरा फेस करने में लोगों को डर लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये स्वाभाविक डर है। परीक्षा बोर्ड की परीक्षा है। अब बोर्ड की परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं है। बोर्ड की परीक्षा में मार्क्स ऑब्टेन नहीं करेंगे तो हमारा 11th में एडमिशन नहीं होगा, उसी स्कूल में नहीं होगा, दूसरे स्कूल की बात छोड़ दीजिए। तो वो डर है, उस डर को निकालना है, मूल रूप से उस डर को निकालना है। वो लड़का भी जानता है कि हमने कितना पढ़ा, गार्जियंस तो ये जानता है कि लड़का किताब लिए हुए तो पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है वो तो लड़का ही जानता है क्या पढ़ रहा है। इसलिए कि आज के दिन में गार्जियंस को उतनी फुर्सत नहीं है, उतना समय नहीं है बांटने के लिए, इसलिए कि बांटने के लिए मोबाइल आ गया है। माँ के पास भी है, पिता के पास भी है। माँ जब खाना बना रही है तब भी मोबाइल कान में है और खाना परस रही है तब भी कान में है। पिता की भी वही स्थिति है, कहाँ से क्या सूचना आ जाए पता नहीं, इसलिए देखते रहते हैं। बॉस बुला लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। अब बच्चे पर ध्यान कहाँ जाएगा। उस स्थिति में जहाँ हम खड़े हैं उसमें हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए बच्चों को। सबसे पहले तो दूरदर्शन केंद्र रांची को बहुत बहुत धन्यवाद हमें निमंत्रित करने के लिए, और सभी बच्चे जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। वापस आपके सवाल पर आते हैं। आपने कहा डर, और वो बहुत सही बात भी है। डर तो सबको लगता है। जब भी ये परीक्षा शब्द आता है हमारे सामने, चाहे बच्चे हो जवान हो, एक डर रहता है। और मेरा ये मानना है कि ये एक डर को अगर सकारात्मक रूप से देखे तो एक डर जरूरी भी होता है, क्योंकि डर वही तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। बस मुश्किल वहाँ होती है जब ये डर अपनी सीमा लांघ जाए और वो एंग्जाइटी का रूप ले ले। और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो बच्चे के साथ रहने वाले टीचर्स और उनके अभिभावकगण हैं। बच्चे 14 साल 16 साल की उम्र में हैं। अभिभावकगण बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, वो उस दौर से गुजर चुके हैं, नहीं भुला चुके होते हैं। हाँ, वो उस दौर को भूल चुके होते हैं। 14 से 16 साल वापस उस दौर को याद करना होगा जब वो लिख रहे थे एग्जाम, और बच्चे को समझना होगा, समझाना नहीं होगा।
हम लोग आदतन ये होता है कि हम समझाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ही समझाने लगते हैं, और वो समझाने की वजह से भी उसके अंदर डर पैदा होती है। तो बच्चे को आप समझिए, सबसे पहले तो जो पेरेंट है उनको समझना होगा कि मेरे बच्चे का कैलिबर क्या है, और उस रूप में उसे वो बच्चे तैयार करे और समझाएं, प्रोत्साहित करे, सपोर्ट करे, और ये बताएं कि ये परीक्षा एक जस्ट परीक्षा है, ये अंत नहीं है, इसके बाद भी बहुत है, ये तो जस्ट शुरुआत है। तो जस्ट टेक इट ईजी वाली जो पॉलिसी है, टेक इट ईजी एट द सेम टाइम सीरियसनेस, दोनों को मिश्रित करके अगर बच्चों को सपोर्ट करे, मनोबल बढ़ाए, तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम उस डर को कम कर सकते हैं। फिर अभिभावकगण अपना रोल प्ले करे, उनका रोल जब घर में बच्चे होते हैं तो उनको एक माहौल पैदा करे। उसको माहौल पैदा करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर इंसान जो उस घर में है वो इस बात को समझे कि मेरा बच्चा 10वीं की परीक्षा देने जा रहा है या 12वीं की परीक्षा देना चाह रहा है, तो उसे किस तरह का एक माहौल होना चाहिए। उसको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे, उसके हेल्थ पर ध्यान दे, उसके मानसिक स्थिति पर ध्यान दे, ये अभिभावक का एक जिम्मेदारी बनता है। दूसरा, जब स्कूल में बच्चा है वो टीचर के कांटेक्ट में है, तो टीचर का हर वक्त ये होना चाहिए कि उसे समझाएं कि कहाँ कहाँ उसे अब कंट्रोल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि लास्ट मिनट में कोई नया टॉपिक नहीं लेना है, जितना आप कर चुके हैं बस वो काफ़ी है। टारगेट रखो, उसी को रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो, अपने आप को परफेक्ट करो। अगर एक पेपर में आप पूरा सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन आप जितना लिखते हैं अगर वो ठोस लिखते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे। फिर अपना इंटरनल एग्जामिनेशन भी होता है और द चाइल्ड विल स्कोर वेरी वेल। सो एक प्लानिंग के साथ वो चले तो ये डर भी कम हो जाएगा और उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। मैं अपने स्कूल की बात आपको बताना चाहूँगा, ये डर से रिलेटेड है। ये लास्ट मिनट में हम जाते हैं उनको सहयोग करने के लिए, अगर हम ये सहयोग उनको शुरू से दे, तो हमने मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ, उसको मैं बोलता हूँ मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम, हमने यही नाम दिया है। मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में जैसे मेरे यहाँ बच्चे हैं 300 अगर 10th के, तो उन 300 बच्चों को हमने 5-5 बच्चों को एक टीचर को सुपुर्द कर दिया है। 300 को टोटल नंबर ऑफ टीचर हमारे पास 200 है। ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर जो हो वो 10th पढ़ाता हो या 12th पढ़ाता हो, वो हो सकता है कि वो ग्रेड 1 का टीचर हो, 2 का टीचर हो, बिकॉज आई डोंट वांट टीचर देयर, आई वांट ए मेंटोर। तो वहाँ पर जो मेरे पास जो स्ट्रेंथ है टीचर्स के, उन सबको मैंने 5-5 बच्चों को दे दिया। अब इस टीचर का काम ये रहता है कि बच्चों से बात करें कभी भी, उसका भी कोई निर्धारित समय नहीं है कि आपको महीना में 5 बार फ़ोन करना है, 4 बार करना है, आप 25 बार करो या 2 बार ही फ़ोन करके पूछ लो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो वो जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगी और उस बच्चे के पास में एक मेंटोर के रूप में कोई व्यक्ति रहे जो उसका क्लास टीचर नहीं है ना, उसका वो सब्जेक्ट टीचर है, बट ही इज़ अ टीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। तो बच्चे एक दूसरे को तो जानते ही हैं, और वो टीचर उससे बात करने के बाद उसके पर्टिकुलर पेरेंट्स से बात करे या टीचर से बात करे, तो एक माहौल हम पैदा कर रहे हैं जहाँ पर बच्चा बड़ा सुरक्षित महसूस करता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर रहा है, जहाँ दिक्कत हो रही है बोल रही है वो एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर शुरू से होता है तो उसके अंदर में वो जो डर धीरे धीरे जो आपने शुरू में कहा, हाँ, कम हो जाता है, और वो लास्ट मिनट में एक्यूमुलेट नहीं करता है डर को, जो घातक हो जाता है कभी कभी। तो ये बहुत काम करता है अगर इस तरह से हम करें, तो इस तरह से हम बच्चों को एक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जी, एक तो ये है कि आपके यहाँ यूनिट टेस्ट होता है, ट्राइमेस्टर होता है, हाफ ईयरली होता है, सब लोगों के यहाँ होता है, तब एनुअल आता है। उसमें बच्चों को तो आप लोग देखते होंगे जब पेरेंट टीचर मीटिंग में बताते हैं कि भाई ये है बच्चा, तो बहुत सारे गार्जियंस के बारे में जैसा कि हमने बताया कि कुछ समय नहीं, कुछ समय दे पाए। 2 कारणों से समय नहीं है। एक कारण तो यह है कि नौकरी की मार इतनी ज़्यादा है या रोजी रोटी की मार इतनी ज़्यादा है कि हर समय कब किसका फ़ोन आएगा, कभी वर्क फ्रॉम होम करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, उसमें दिक्कत हो जाती है। वर्क फ्रॉम होम का भी कोई टाइमिंग नहीं है। तो आप जो उनको से बात करती हैं सेकेंड पीटीएम में, नेक्स्ट पीटीएम में उसका रिजल्ट क्या आता है? तो सभी बच्चों को मेरा बेस्ट विशेस फॉर द फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स, एंड आपका
प्रश्न का आंसर में मैं बोलूँ कि बच्चे हर लेवल के होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि शुरुआत से ही सीरियस है और वो उसके पेरेंट्स भी उससे इन्वॉल्व्ड है एंड वो हर पीटीएम में बिल्कुल, आएंगे, बिल्कुल, अपना बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, बिल्कुल। बच्चे लोग भी। बट बहुत से ऐसे हैं कि उन लोग का कहना है, उन लोग का ये सोचना है या मानना है कि स्कूल जा रहा बच्चा स्कूल ही सब कुछ करेगा, संभालेगा वही। संभालेगा, और वो थोड़ा बैक सीट में लेते हैं। तो खासकर इन पेरेंट्स को हमें बार बार बुलाना पड़ता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ही चाहिए जितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बच्चा तो हमारे यहाँ कुछ घंटा ही है, बाकी समय वो आपके पास है। एंड जहाँ जहाँ हम देखे हैं कि दोबारा जब हम बुलाए हैं या पर्सनली उनको बुलाए हैं और वो इन्वॉल्व होने लगे हैं, तो बच्चों में काफ़ी चेंज आया है। एंड बट एक स्पेशली आजकल हम जो देख रहे हैं, जो पहले इतना नहीं था बट अभी हो रहा है, ये जो बहुत ज़्यादा एब्सेंटिज्म एंड स्टेइंग बैक एट होम, कि हम घर में रहेंगे और पढ़ेंगे और स्कूल हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, जिस दिन प्रैक्टिकल्स है उस दिन वो आ जाएगा, थ्योरी क्लास तो ये हम कब घर से में शुरू कर। होता है? 9th से शुरू होता है, 10th में शुरू होता है? अधिकतर 9th एंड से। अभी जैसे एक वीक बचा है एग्ज़ाम्स के लिए, तो हर दिन हम मैसेज भेज रहे हैं कि भाई आप आओ स्कूल में आपके टीचर्स आपके साथ रिवीजन कर रहे हैं, आपके जो कमज़ोरी है वो आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर्स बनाएं, लिखो। बट अधिकतर ये नहीं हो रहा है और बच्चे लोगों को भी लगता है कि हम घर में बैठेंगे। और अगर मैं खुद बहुत बार पूछती हूँ कि अच्छा तुम कल घर पे थे, अब बताओ कितना घंटा तुमने पढ़ा। यहाँ तो कम से कम 6 घंटा तुम हो एंड 40 मिनट्स का पीरियड हो रहा, 5-6 पीरियड हो रहा है, और घर में तो दे डोंट हैव अ कॉन्क्रीट आंसर, उनको खुद भी नहीं समझ में है। तो इसमें मेरा यही है कि जो आपका हॉस्टल्स में रहते हैं, बहुत से बच्चे जैसे आते हैं, उनका तो डायरेक्टली पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अगर पेरेंट्स भी थोड़ा ये ध्यान दे कि आपका जब स्कूल चल रहा है आप स्कूल में जाओ एंड बाकी घर ठीक है। 75% अटेंडेंस ही कंपलसरी है सीबीएसई में, तो आप 75 कर लो, बाकी 25 तो तुम्हारा है ही कि आप घर में बैठ के पढ़ो। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है जिसके कारण आई थिंक ये आपको बार बार बुलाना पड़ता है। एंड देखा जाए तो उसमें भी 10-20% है जो कि इसमें चेंज ओवर होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता, पढ़ाई में ध्यान देते हैं उन लोग और बेटर करने का एक कोशिश भी रहता है। बाकी का है कि उन लोग में उतना ज़्यादा असर नहीं है, तो हम लोग बोलते रहते हैं। अभी भी जैसे हैं बहुत से बच्चों को पेरेंट्स को बुला रहे हैं कि भाई आप देखिए, आप खुद बैठिए बच्चों के साथ, ये नहीं कि आपको पढ़ाना है, आप ये इंश्योर करिए कि बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। वो बच्चा किताब खोल के कहीं और उसके मन है, तो ये सब भी होता है। बच्चे दे आर यंग एंड उनका नहीं, वो समय जो है ना 14 से 16 साल का बहुत खतरनाक समय होता है। करेक्ट, वो एंग्शियस है, उनका लगता है कि आज ही हमको सब कुछ पा लेना है, सब कुछ हो जाएगा, एंड इसलिए उनका मन चंचल रहता। तो एक और बहुत बड़ी बात है कि ये ये योगा या कामनेस जो है हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में, बिकॉज दैट विल मेक देम अंडरस्टैंड कि अच्छा आगे हमको उतना ही सीरियसली डे 1 से लेके लास्ट डे तक हमको सस्टेन करना है। ये नहीं कि हम बहुत अच्छा है मैथ्स में मेरा, बस उसी को हम ध्यान देंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं ध्यान देंगे। तो इस तरह का तो है, बट हम लोग सबकी वही कोशिश होती है कि पेरेंट्स को भी साथ इन्वॉल्व करे, बच्चों को काउंसलिंग सेशंस करे बच्चों के साथ, जिससे कि उन लोग को भी समझ में आए। एंड टीचर्स आर ऑलवेज देयर। हम टीचर्स, हम लोग भी टीचर्स भी, हम लोग सब हमेशा उनके साथ रहते हैं और सपोर्ट करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बट यू ऑल्सो, आप एक कदम बढ़ाओ तो हम 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नीरज कुमार सिन्हा साहब, एक तो
मैंने देखा है कुछ लोगों को, यशपाल वगैरह को मिलने का मौका मिला है, इतने बड़े साइंटिस्ट थे। कम्युनिकेटिंग स्किल, अब पढ़ाई को ऐसा बनाना कि उसमें उसकी रुचि जगे। थोड़ा बहुत पढ़ करके हम भी आए हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो बहुत कम टीचर ऐसे हमारे समय में थे जो पढ़ने के प्रति रुचि जगाते थे। उनका दो था कि स्कूल आना है नहीं तो पिटाना है हम जो टास्क दे रहे हैं वो बना के आना, नहीं तो पिटाना है और पिटाने के लिए कोई जितना मारने वाला तेज मास्टर होता था, गार्जियन उसी को पसंद करते थे कि मास्टर जो है ज़्यादा वो रहेगा। अभी के सिचुएशन बदल गया है, कानून के हिसाब से भी, परिस्थितियों के हिसाब से भी, लोगों का अपना जो पेशेंस है उसके हिसाब से भी, गार्जियंस का भी और स्टूडेंट्स का भी। उस स्थिति में बच्चे को पढ़ाना और बच्चे को एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना, स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश की कि कुछ खास लेवल पर बच्चों को एग्ज़ाम नहीं लिया जाए। आपके यहाँ भी शायद सीबीएसई में है कि इस एग्ज़ाम नहीं लेना। तो एग्ज़ाम लेने के पीछे कारण ये होता है मूल्यांकन करना, कहाँ खड़ा है वो। जब पता लगा कि नहीं, उस पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं है, सबको पास ही करा देना है, तो टीचर पढ़ा भी नहीं रहे हैं। इस सिचुएशन में आप कैसे अपने हाथ बच्चों को संभालते हैं और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नमस्कार। पहले तो सभी बच्चों को, चाहे 10वीं हो या 12वीं हो, सबको विशेष शुभकामनाएं। मधुकर जी, जो सवाल आपने कहा कि कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, सही मायने में अगर कम्युनिकेशन सही है तो सब्जेक्ट कौन से बच्चे को कब पसंद आएगा उस कम्युनिकेशन का ही नतीजा है। और कम्युनिकेशन के लिए जो एफिशिएंट कम्युनिकेशंस होता है वो उस हिसाब से होता है कि वो उस सब्जेक्ट को उस रुचि से पढ़ाता है कि बच्चा उसमें रुचि आने लगता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट की बात करिए, अगर आप किसी से बोलिएगा कि फ़िज़िक्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है या केमिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है या सोशल साइंस अच्छा लग रहा है, इसके पीछे जो शक्ति है वो उस टीचर की शक्ति है, उस टीचर के समझाने के तरीके की शक्ति है। तो कम्युनिकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा सुनने वाला क्या चाहता है और सुनाने वाला उसी हिसाब से बात करे, उसके सुर में बात करे, तो वहाँ से पसंद डेवलप होता है, पसंद से सब्जेक्ट के प्रति रुचि बढ़ती है। तो अब जो समय आया है जहाँ हम कहते हैं बच्चों के अंदर परीक्षा के प्रति भय, डर, ये सब भावना तब होती है जब शुरू से अगर हम लोग इस पर सिंसियर रहें। अगर हर टीचर अपने एक पीरियड को ये समझ के करे कि वो एक पर्व और पूजा कर रहा है, तो कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। आज सब तरफ चर्चा चल रहा है, परीक्षा है, तनाव है, सब कुछ है। हम परीक्षा को पर्व के तौर पे अगर लेते हैं, अगर हम लेते हैं, तो हमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखा ये गया है कि किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट में बच्चे का एवरेज बहुत अच्छा होता है, अगर उसके पीछे अगर आप जाते हैं तो उसका कम्युनिकेशन पार्ट जो है, उसका जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, उसका पूरा जो पेडागॉगी है, वो इतना सुंदर है, इतना सटीक है कि बच्चे इंतज़ार करते हैं कि ये टीचर कब आए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम भी सौभाग्य से संजीवस कॉलेज से पढ़े हैं, आज उन प्रोफेसर का नाम हम नहीं लेते हैं, वो क्लास में पहले से मौजूद रहते थे और सूत और चौक से वो सर्कल बनाते थे, मीटर स्केल से सीधा लाइन खींचते थे, ऑप्टिक्स हम लोग को पढ़ाते थे। और बच्चे डिफरेंट जगह से आते थे, उनकी ड्यूटी होती कि उसको कॉपी में उतारा जाए, उसके बाद उसको पूरे सिस्टम से समझाते थे और नोट्स को लिखाया जाता था। उस समय अगर हम बात करें ग्रेजुएशन में तो एक बड़ा बोरिंग काम है कि बैठ के लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जब एग्ज़ाम का समय आया तो वही टॉपिक उस सब्जेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग रहा, सबसे स्कोरिंग रहा। तो कम्युनिकेशन, जहाँ तक सवाल है मधुकर जी, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आज अगर कम्युनिकेशन सही है तो श्रोता और वक्ता में जो संबंध बनता है वो संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाता है। यही है। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर का समर्पण उसी चीज़ से आता है। तो ये कम्युनिकेशन पे तो हर हाल में सबको जोर देना चाहिए। और ये आज के डेट में सीबीएसई स्कूल में भी इस पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। आज के डेट में सीबीएसई स्कूल में 50-50 घंटे हर टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। हम लोग सब जाके ट्रेनिंग लेते हैं। हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि हाउ इफ़ेक्टिव वी आर इन आवर कम्युनिकेशन स्किल। और वो टीचर्स जब उस क्लास को अटेंड करते हैं तो उनको लगता है कि यस, हम में थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। और मधुकर जी, सबसे बड़ी बात है, हम लोग टीचर भले हैं
बट हम लोग स्टिल लर्नर हैं, अभी भी हम लोग सीख रहे हैं। नहीं तो टीचर कैसे बनिएगा? लर्नर हाँ, नहीं रहेगा। और जिस दिन बनिएगा टीचर कैसे? के अंदर टीचर वाली फीलिंग आ गई ना, तो कम्युनिकेशन भी खत्म हो गया, सब्जेक्ट भी खत्म सीखना हो भी गया। बंद हो जाएगा। हम्म, इस मौके पर आप ध्यान रख दिए होंगे, पिछले 5 साल से संभवतः पीएम भी प्रोग्राम करते हैं मन की बात, परीक्षा पे चल कर। अच्छा, इसलिए कि परीक्षा के बाद, परीक्षा के क्रम में इतना ज़्यादा डिप्रेशन का कंप्लेंट्स होता है, इतनी आत्महत्याएं होती हैं कि परेशान हो के पीएम भी कहते हैं कि नहीं, परीक्षा को जो है डर से मत लो, उसके लिए तैयारी करो, लिखो। तो हम देश का चीफ एग्जीक्यूटिव को भी नोटिस लेना पड़ा और बार बार नोटिस को रिपीट करना पड़ रहा है कि भाई ऐसा करो, जो करके अपने को ठीक करो, ताकि कंसंट्रेट हो सको, पढ़ो, पढ़ने का समय, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला जो है सो सब लोग बताता है। चूँकि आप चारों एक्सपीरियंस्ड हैं वहाँ पर, एक नहीं पिछले 20 साल से 25 साल से परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा दिला रहे हैं, वैसे सिचुएशन में हम जहाँ खड़े हैं कि पीएम को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उनको कहना पड़ रहा है, उनको प्रेरित करना पड़ रहा है, वहाँ हम बच्चों को कैसे कितना प्रेरित कर पाएंगे? एम के सिन्हा साहब। अभी नीरज सिन्हा जी ने कहा ना कि एग्जामिनेशन को पर्व की तरह लेना चाहिए। एग्जाम नहीं, जब को- सेशन खत्म हो जाता है तो आप लोग बच्चों के साथ बात करते हैं क्या क्या जी हाँ, परीक्षा जी हाँ, आने वही आने इसी वाली? पर मैं आ रहा जी, हूँ। इंजॉय करना चाहिए एग्जामिनेशन को। जीवन में कोई भी एक एग्जामिनेशन मेक और मार नहीं होता कि एक परीक्षा से अच्छा होने से हम जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे और एक में थोड़ी डाउन हो गए तो बहुत नीचे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मन में रखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जैसे हम पूरे जब से ये आते हैं 10 और 12 में, हमारा स्ट्रेटेजी उसके लिए बदल जाता है। आपने कहा यूनिट टेस्ट लेते हैं चैप्टर वाइज, फिर हम उसको हाफ ईयरली लेते हैं, फिर आगे जो नवंबर और दिसंबर होता है उसको हम प्रैक्टिस सेट कहते हैं, रिवीजन करवाते हैं कि 2 चैप्टर का रिवीजन कराए, उसका टेस्ट लिया, फिर जाके प्री बोर्ड लेते हैं, कंबाइन करके लेते हैं। और तब तक में हम ये एसेस कर लेते हैं। इवेल्युएशन सिर्फ बच्चों की नहीं होती है। ये इवेल्युएशन का मतलब एक्चुअली होता है कि वी इवेल्युएट आवरसेल्फ हाउ फार वी आर इफेक्टिव इन आवर टीचिंग एंड लर्निंग। बिल्कुल। तो ये इससे हम बीच बीच में अपने आप को भी एसेस करते हैं कि हम कहाँ हैं और कैसे हम और बच्चे को करें कि ताकि और बच्चा अच्छा करे। तो जो भी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होती है, ये पूरे दौरान में बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। आपको बताऊं, हमने साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं। तो वहाँ बच्चे क्या काउंसलर बताते को हैं भी आपको? बुलाते बच्चे हैं। क्या बोलते हैं जब काउंसलिंग शुरू होती है? तो कुछ बच्चे हाँ, तो सवाल जी हाँ, करते होंगे जी ना? हाँ, मन में उनकी जितनी भी क्वेरी होती है पढ़ने संबंधी। अभी मैंने अमोल रंजन जी को बुलाया था और साइकोग्राफी वाले को भी बुलाया था काउंसलिंग में, ताकि बच्चे वहाँ खुल करके बोल सके। हमारे से बच्चे हो सकता है कुछ हिचक हो, लेकिन बाहर के काउंसलर से वो खुल करके बोल सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, अभी 9 के बच्चे को हमने पूछा था कि बताओ तेरे लाइफ में कभी कोई ऐसा आया, कोई हिंड्रेंस आया, कोई कंफर्ट जोन से आया और फिर उससे बाहर निकलने का कोई प्रयास किया? एक बच्चे ने बड़ा इनोसेंटली जवाब दिया कि सर क्लास 8 में मुझे आदत बड़ी थी मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर। हमने अपने फादर को कहा कि पापा इस मोबाइल को आप जब्त करिए, अब हमको नहीं चाहिए, हम फिर पढ़ेंगे सिर्फ। और उसने कहा कि 2-3 महीने में हमने ट्रेमेंडस चेंज पाया अपने आप में और फिर उसको फॉलो अप कर रहे थे हम, धीरे धीरे ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है। स्ट्रेंथ और वीकनेस हर इंसान में होता है। हमारा दायित्व है कि उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें, उससे अवगत कराएं और इसके स्ट्रेंथ को और ऊपर कैसे करें, इस पर हम बच्चों को काउंसलिंग करें। बच्चे, जैसे आप कहते हैं ना कि पेरेंट का ये होता है, जब तक बच्चे से प्यार नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि बच्चे, हर कोई पेरेंट तो पेरेंट को करता ही है। प्यार का मतलब ये नहीं होता खाली और खाना पीना दे दीजिए, उनके हर चीज़ से अवगत हों। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसका रोल मॉडल होता है, फिर उसके पिता होते हैं, जब स्कूल आते हैं तो टीचर होते हैं, फिर जब देखता है कि तीनों से हमारा काम नहीं बन रहा है तो पीयर ग्रुप में ज़्यादा होते हैं, उस पर विश्वास ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप पर हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि यदि हम स्कूल में टीचर उनसे फ्रेंडली रहें, उनकी दिक्कत को समझें, पेरेंट्स से बात करें और दोनों मिल करके उनको उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलें,
तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा होगा। और पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें, और टीचर के गाइडेंस का। तो बच्चों में मैं यही कहूँगा, बच्चों को बार बार यही कहूँगा, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी लेवल पता है। ठीक है, मैं सर अपना ही बताता हूँ। जब मैं मैट्रिक दे रहा था आज से 47-48 साल पहले, तो किसी ने कहा गांव में या अगल बगल, मैट्रिक पास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांव में तो कभी पास करते हैं, अगर कैसे हो सकता है? मैट्रिक भारत पास करने मतलब आयरन गेट तोड़ना होता था तेरना होता था। और उस समय, आज तो हम मार्क्स के होर लगाते 2 साल थे। और 3 साल का एक बार एग्जाम देना पड़ता था। हायर सेकेंडरी अगर कर रहे हैं 3 साल का एक बार एग्जाम देना है, 3 साल क्या पढ़े वो एग्जामिनर समझता है, जो क्वेश्चन जी। सेटर वो समझता है 3 साल का एग्जाम देना है। अगर मैट्रिक करना है 2 साल तो 2 साल ये- का एग्जाम एक साथ देना था। तो सर हमने ये पूछा अगल बगल से, क्योंकि 9 में आते आते मेरे अंदर से हुआ कि हम अच्छे कॉलेज में पढ़ें। तो हमारे इलाके में टीएनबी नंबर 1 था, डीजे कॉलेज नंबर 2 था। तो मैंने पूछा इसमें कितना होता, 500 नंबर में बोला ये टीएन इसमें हो जाएगा, और 520 नंबर में हो जाएगा टीएनबी। फर्स्ट डिवीजन की भी कोई ज़रूरत नहीं। और पता नहीं वही टारगेट लेकर रखा और अब कॉलेज में एडमिशन लिया। तो कहने का मतलब है, बच्चा अपना ड्रीम रखे, उसके अनुसार मेहनत करे, पेरेंट का सहयोग ले, टीचर का सहयोग ले, बिना भय के अपने कंसेप्ट को या कोई ग्रेड यह दूर करे उसको, और फिर आगे बढ़े तो जरूर अच्छा करेगा। राइस पिल्लई साहब, हमको लगता है कि मोबाइल निहायत ज़रूरी बच्चों के लिए, बच्चों को संपर्क में रखने के लिए, गार्जियन के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, तीनों कारणों से मोबाइल एक नेसेसिटी हो गई है। जी, यह एक अच्छी बात है कि बच्चों को यह बात समझ में आई कि उसने पिताजी को कहा कि भाई हम मोबाइल नहीं रखेंगे और मोबाइल लेकर के नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, जी। एक्सेप्शन हो सकता है, रूल नहीं है कि बच्चे कहें कि हम मोबाइल नहीं रखेंगे तब तक जब तक कि उसको यह बात समझ में नहीं आ जाए। जैसे इन्होंने कम्युनिकेट किया होगा, उसको बात यह समझ में आ गई होगी तब उसने रख दिया होगा। इसलिए कि मोबाइल में इतना सारा कुछ है कि बिन चाहे भी खुल जाता है। जी, बहुत सारा चीज़ है जो भी चाहे खुल जाता है। और एक एज जो आप कह रहे हैं कि एज जो है 14 से 16 साल का, यह भयंकर एज है। लगातार शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार मन में कई तरह की बातें आ रही है, उसी में परीक्षा देनी है, उसी में पढ़ाई करनी है, उसी में बेस्ट करना है। नहीं, जी, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कि कोई बच्चा नहीं जिसका ड्रीम हो कि हम सबसे खराब कॉलेज में एडमिशन लेंगे। सही बात है। A to Z का ड्रीम यही होता है कि बेस्ट कॉलेज में हमारा एडमिशन होना चाहिए, जैसे दूसरे जी। का हो रहा है। नहीं तो फिर वहां से डिप्रेस होता है वो, गार्जियन रोज कोसते हैं। नहीं, जी, बिल्कुल। तो वहां हम खड़े हैं, वहां से कैसे आगे बढ़े। मुझे याद आता है, आपको भी याद होगा सर, पहले एक बहुत कॉमन सा ये क्वेश्चन आता था, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। सेम सिचुएशन में है अभी, जब हम बोलते हैं कि मोबाइल वरदान है या अभिशाप। एक बात तो सत्य है कि अब आप मोबाइल फ़ोन बच्चे से दूर नहीं ले जा सकते। इट बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। और जैसे आपने हम तो खुद कह कहा, रहे हैं कि आग जो है, आग तो खाना भी बनाता है, आग घर भी जला सकता है। बिल्कुल, तो हम हमेशा आग का इस्तेमाल जी, कैसे करना जी, है। उसको हटाना नहीं है। अब उसमें यही होना चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है कि उसको, बच्चों को बताए कि भाई आप इसका यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो। ये जो डिफरेंस अगर हम उनको समझा पाए कि आप इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, और इस एक रेखा और के खतरनाक बाद पॉइंट वहाँ जो हमको जी, दिखता है जी। वो है कि बच्चे उससे आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना? तो आंसर जो ढूंढ लेंगे जी। उसको देख करके, नकल करके आपके जो होमवर्क दिया है जी। वो बना के लेके चले जाएंगे, जी। तो मेमोरी में नहीं है और याद नहीं रहेगा। तो मेमोरी से ही एग्जाम देना है ना। बिल्कुल। एक्चुअली में हाँ, वहाँ एक बात मैं बता दूं सर कि ये जो रोट लर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये मेमोरी की जो बात कर रहे हैं, वहाँ से तो हम थोड़ा सा उसको नहीं मानते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये जो भय भी आता है ना, वो उस बच्चों को ज़्यादा आता है जो रोट लर्निंग की तरफ है, जो रटता है, मेमोराइज करता है और अंत में देखता है जैसे पेपर खोलता है, वो सारा पूरा मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चा कोई भी प्रयास करे, चाहे वो मोबाइल में, आजकल तो प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फ्लोटिंग अराउंड यू एंड फ्री है सोर्स। तो अगर उससे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और रोट लर्निंग से जितना ज़्यादा दूर जाए वो उसके लिए अच्छा है। अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की देखेंगे तो उसकी जो प्रिंसिपल गाइडलाइंस में से एक बात है, यही लिखा है कि टेक अवे द स्टूडेंट्स फ्रॉम रोट लर्निंग।
लेकिन ये हाँ, जहाँ तक मोबाइल फ़ोन की बात है, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। होता ये है कि जब वो एक कंटेंट देख रहा है तो मोबाइल में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ है, और जहाँ वो स्लिप होता है दूसरी तरफ जाता है, आकर्षित करता है उसको, और वो आकर्षण इतना भयंकर एक्सेसिव यूज होता से है। बचना चाहिए। बस बच्चा जो 15-10 मिनट का काम था वो 2.5 घंटा उसी मोबाइल में बैठ गया, और अनजाने और जाने में बाद में अफसोस होता है उसको कि अरे मेरा समय चला गया, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो उसके लिए उसको एक फिक्स करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी टाइम इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट तो एग्जामिनेशन में भी टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं बिल्कुल। होगा तो एग्जाम में कैसे आप एग्जाम देंगे? अभी आपके सिन्हा साहब ने बताया ना जी, भाई कि जी। तो सबसे आसान जो क्वेश्चन आपको लग रहा है जी। पहले उसको तैयारी कर लिख लो, उसके बाद बिल्कुल। में आगे बढ़ो। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में भी और टाइम मैनेजमेंट आपके लाइफ में भी। प्रिपरेशन में भी अगर वो इनकलकेट कर पाए तो फिर ये सारी चीज़ कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं मधुकर जी, एक और चीज़ कहेंगे, हमारा और आपका ज़माना था, मोबाइल तो नहीं था, सिन्हा सर का भी, बट हम लोग के ज़माने में गाइड और कुंजी आता था, और जितने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो कभी यूज नहीं करते थे, क्योंकि उस समय टीचर हम लोग को कहते थे कि उसको यूज़ करोगे तो तुम्हारे अंदर थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग। अब सीबीएसई जो अभी राजेश कह रहा है कि रोट लर्निंग, रटंत विद्या को दूर करना, रटंत विद्या को दूर करने के लिए हम लोग को एक्सपीरियंशियल लर्निंग, थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अब सीबीएसई और ज़माना उस तरफ जा रहा, और ये आने वाले समय में लोगों को अपने आप देखिएगा मोबाइल के पॉजिटिव यूज़ की तरफ चला जाएगा। मोबाइल बंद कराना तो बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम कहाँ पर है हम लोगों का, हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को ड्राइव करें कि टेक्नोलॉजी हम लोग को ड्राइव कर रहा है। टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रहा है। तो ये इस चीज़ को रोकना है। बहुत सीधी सी उदाहरण है, हम अपने पेरेंट्स को भी कहते हैं, बहुत आसान है कहना मोबाइल मत यूज़ करो, बट आप ही खुद यूज़ कर रहे हो, कैसे आप बच्चों को कह सकते हो कि मत यूज़ करो? तो रेस्ट्रिक्टेड यूज़ करिए। इट कैन बी मॉनिटर्ड। हाँ। आप Monitor. मॉनिटरिंग करिए कि हाँ, एंड बहुत से आजकल वेज है जहाँ आपका बच्चा क्या देख रहा, जो हम बोल रहे हैं वो कंटेंट ऐसा देख रहा जो उसके लिए उसके हित में नहीं है, वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सारा चीज़ हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो एक वो अगर हम लोग करें, हम लोग की ही कमी है, आप बोल सकते हैं, हम लोग दे दिए भाई अब आप यूज़ करो, ये कभी झांक के नहीं पिछले 2 देखते साल हैं। पहले झारखंड टॉपर रहा नीट में। उस बच्चे को जब एक पेरेंट ने पूछा हमारे स्कूल में कि भाई आपने कैसे तैयारी की, वो उसका 100% अटेंडेंस का उसको सर्टिफिकेट मिला। तो कैसे मैनेज करते थे ये नीट में भी टॉप करना स्टेट में, और क्लासरूम में भी बढ़िया करना, और हमारे स्कूल का टॉपर भी रहा 98% नंबर ला करके। तो उस बच्चे ने कहा कि हमने फिजिकल कोचिंग नहीं की, हमने सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग की, और जब यूनिट टेस्ट आता था या हाफ ईयरली आता था तो हम 2 दिन पहले से फोकस टोटल सीबीएसई सिलेबस पर, और फिर उसके बाद टोटल सिलेबस हम शिफ्ट कर जाते थे उसमें, और पूरा ऑनलाइन कोचिंग ही हमको मदद किया। तो इस मोबाइल हो चाहे ऑनलाइन हो, ये अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है, अगर इसका एक्सेसिव यूज करें तो ये हमारे लिए अभिशाप बनता है। टेक्नोलॉजी कभी भी अभिशाप नहीं होता, नहीं हो सकता। इंसान बनाता, जो आपने कहा ना आग है, आग से तो खाना भी बनाया जाता है, आग से घर भी जलाया जाता है। अब टेक्नोलॉजी हमारे साथ चलेगा, बस यही है कि पेरेंट और टीचर्स मिल करके उन्हें लेसन दें, सिखाएं कि कैसे इसको हम यूज करें से वाइजली। एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं दूसरे बच्चों के लिए भी, कि बहुत सारे गार्जियंस ऐसे हैं जिनकी पहुंच है, पैरवी है, वो एब्सेंटीज़म पर भरोसा करते हैं, बच्चे का एडमिशन यहाँ करा दिया, दिल्ली में उसको कोचिंग दिला। ये हाँ। वो बच्चे कितना प्रोग्रेस कर पाते हैं, कितना बेहतर कर पाते हैं, इसलिए कि सविता सिन्हा जी ने सवाल जो उठाया ना, एब्सेंटीज़म वाला, वो सिर्फ यहाँ जो लोकल लड़के हैं जो स्कूल जाते हैं आते हैं, सिर्फ उनके एब्सेंटीज़म का सवाल नहीं है, वो भी तो गायब है। परीक्षा के समय आते हैं, परीक्षा देकर चले जाते हैं, स्कूल को मतलब है ठीक है फीस भरा ना। पिछले 2-3 सालों से सर थोड़ी कराई। एक नाम आ रहा है नॉन अटेंडिंग, होम स्कूलिंग, नॉन स्कूलिंग, होम स्कूलिंग, ठीक है। और आप हैरान होंगे सर कि 11 में जब एडमिशन लेने आते हैं तो पेरेंट काउंटर पर पूछते हैं कि स्कूल में ये व्यवस्था है या नहीं है, जब नहीं है तो अपना लौट जाते हैं। बस एग्जैक्टली ये हो रही है। इसका तो इसका अगर साधा उदाहरण देखना चाहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस बार पेपर में पढ़ा कि जो लोग कोटा जाते थे उसमें संख्या घट कर करके 40% हो गया। इसका आफ्टर इफेक्ट कई सालों के बाद पता चलता है। देखिए, सिर्फ कोचिंग से स्कूल
सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करता, स्कूल उसको लाइफ में जितने एग्ज़ाम होते हैं उसको तैयार करता है और उसको समाज का, देश का एक अच्छा नागरिक बनाता है। पीयर से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। तो स्कूलिंग का और कॉलेज अटेंड करने का सब्स्टिट्यूट वो नहीं है, वो एडिशनल है। उसको एडिशनल के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहिए और पेरेंट को इसमें नहीं, मुझे ध्यान देना लगता है चाहिए। आप चारों के लिए है, चारों में जिनको जवाब देना हो सब लोग जवाब दे सकते हैं कि हम अच्छा नागरिक तो नहीं बनाना चाहते हैं। हम बच्चे को बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चे को बड़ा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं। अच्छा नागरिक बनाने की तो कंसेप्ट नहीं है। स्कूल में आपके कंसेप्ट होगा, आप लोग अपने दिमाग में रखे हुईएगा, लेकिन एकमात्र काम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की मशीन बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। इसलिए कोटा से लोग लौट आए। कोटा में जो हुआ वो एक बड़ा दूसरा कारण था। कोटा में, कोटा के चलते जो वापसी हुई कि लगातार आत्महत्याएं जिस ढंग से बढ़ रही थी, सरकार ने कुछ कड़ाई की। भाई वो तो सिर्फ आपका एग्जाम ले रहा है, पढ़ा क्या रहा है, और हर बार आपको डांट रहा है, रह जाओगे फिसड्डी के फिसड्डी। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सीनियर पोस्ट पर हैं, बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर भी हैं। वो अपने बच्चों को ठेल करके भेज रहे थे, मना किए भाई क्यों कर रहे हैं, अपना ठेल के भेज दिए। ठेल के भेज दिए, लौट के चला आया। वो किया वही जो स्कूल में पढ़ाया गया था उतना ही वो कर पाया। फिर से स्कूल को मेकअप करना पड़ा, टीचर के साथ बैठ करके मेकअप कराना पड़ा। बिल्कुल वही तो आंसर है सर कि कितने परसेंट जाते हैं, उसमें सक्सेस रेट क्या है। लेकिन मान लीजिए अखबारों में जो सप्ताह होर्डिंग जो लगती हाँ, है वो तो उसी की लगती है। और जी, उसको भी आप और वो देखिएगा, सर सेम बच्चे का नाम और फेस वो हर एक होर्डिंग कई जगह में चला जाता है, हर होर्डिंग में है। सारे पोस्टर। तो ये पूरे एक जमाना था बिफोर 2000, जब बीपीएससी का यहाँ कोचिंग और लोग कराते थे, बोलते थे लोग आके पढ़ाइए आप। ठीक है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वो दूसरे का फोटो लगा करके वो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिखाने के लिए ये कि ये आकर के पढ़ा रहे हैं ना, ये भी पढ़ाते हैं। है ना। हम बोले नहीं, हमको माफ़ कर दिया, आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। तो एब्सेंटिज्म का नुकसान क्या है, जो बहुत बड़ा नुकसान वो जो सिन्हा सर जो कहे ना, एब्सेंटिज्म का जो एजुकेशन का मेन मकसद है ना, एक अच्छा इंसान बनाना, वो नहीं बन पा विद्या ददाति विनयम, बस वो है नहीं। हम लोग कोई एब्सेंटिज्म वाले केस में नहीं है, अपने स्कूल को ही अच्छा मान के चले। नहीं कर पाए इंजीनियरिंग तो हम लोग इस लाइन पे चले आए। आज नहीं, किससे कम है आप, किस इंजीनियर किस डॉक्टर से कम है। कम, सही बात कोई है। टीचर जो है, इंजीनियर तो कोई ये नहीं बनाता है, दूसरा इंजीनियर नहीं बना पाएगा, सकता। लेकिन आप तो 100 इंजीनियर बना सकते हैं, 1000 इंजीनियर बना सकते हैं। जो आप लेकिन- संस्कृत का वो कह रहे हैं ना एक सर, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता, हाँ। विनम्रता से योग्यता, हाँ। योग्यता से धन का अर्जन, धन से धर्म का काम, और धर्म से आनंद की अनुभूति। ये तो उधर विद्या विनम्रता नहीं, भूल आप जो गए स्वास्थ्य और लिखते धर्म हैं, भूल गए। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी विद्या सीधे आ गए थे योग्यता पर, और धन का अर्जन करते हैं, ये उससे सुख बहुत नहीं मिलेगा। नैरो सोच भी है ना कि हमको बस पैसा ही कमाना और है। आज की डेट में जो अल्टीमेटली मधुकर वो जी रहता ही नहीं है, एंड वो बहुत दिन तक वो नहीं रहता, बिकॉज जब वो एक्चुअली पैसा कमाने लगता तब वो देखता कि व्हाट एम आई लूजिंग आउट। एग्जैक्टली। हम फैमिली के साथ नहीं है, फैमिली के साथ समय नहीं स्पेंड कर रहे, या कुछ दिन बाद कुछ दुनिया और। का जो सबसे विकसित देश है, सबसे ज्यादा मनोचिकित्सक का फीस वही है, सबसे ज्यादा मनोचिकित्सक के पास वही लोग जाते हैं। नहीं, दबाव के दुनिया- कारण, हैं? दबाव के कारण, दबाव, मानसिक नहीं तो दबाव। वो पैसा तो मिल रहा है आपको। धन अर्जन पे पूरा जोर लगाए हुए हैं। खुशियां नहीं है ना सर, नहीं। जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, हैप्पीनेस, धन अर्जित वो पूरा जो कर एक- लिए, एक लेकिन वो- जब और वो परिवार को बिखरते देखे ना, ये एग्जैक्टली तब आपके पास कुछ भी नहीं है। एक बड़ा क्लीशे वर्ड है सर, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हम लोग स्कूल में हमेशा यूज़ करते हैं, वो स्कूल में ही होता है। हम सिर्फ उसका चौतरफा विकास के बारे में सोचते हैं। वो कुछ सिर्फ स्कूल के एनवायरनमेंट में ही मिलेगा, वो घर में बैठे नहीं मिल सकता है। आज मैं जो भी हूँ वो मेरी स्कूल के वजह से हूँ, ये मेरा मानना है। तो इस बात को पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अब पेरेंट्स भी बहकावे में, ये एक मंच है जहाँ मैं ये एड्रेस करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को पहचानो। सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड इन एंड आउट एंड देन डिजाइन द करियर ऑफ योर चाइल्ड। सिमिलरली नहीं, हम तो एक ही डिजाइन करते हैं भाई कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा उसी के लिए सारा डिजाइन बिल्कुल ये है बिल्कुल ना सही कि सर, इंजीनियर हमारा बने, डॉक्टर goals बने, जो है, आईएएस बने, वो अपने सीमा से बाहर है। आप जैसे सर बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को समझो, अच्छा मेरा बच्चा इतना ही कर पाएगा। एज अ पेरेंट अगर हम बोलेंगे
उसको ये चीज करने के लिए जो वो कर नहीं पाएगा, तब होता है सब स्ट्रेस। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अगर नर्स नहीं हो तो कोई मेडिकल कॉलेज चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। नर्स भी तो सभी चाहिए की जरूरत है। आई थिंक skilled बहुत nurses- पहले जी। सिन्हा सर ही हम लोग को एक बार बताए थे, एक गाड़ी में 4 जन रहते हैं, वो ड्राइवर भी रहता है, एक IAS ऑफिसर भी ऑफिसर रहता है ना, उनके बगल में उनका PA रहता असिस्टेंट है। PA, हाँ, आगे बॉडीगार्ड। सामने बॉडीगार्ड, वो चारों ही मिल के सोसाइटी बनाएगा। तो वी नीड एवरीबडी, एंड एवरीबडी का जो कैपेसिटी है हमको उस पे ही ध्यान देना है, तब न स्ट्रेस रहेगा, न तनाव रहेगी, और ना हम गलत रास्ते पे जाएंगे, ना ही हमको यहाँ से कोटा जाना पड़ेगा, बिकॉज हम नहीं, खुश रहेंगे। हमारा तो मूल उद्देश्य आज के ये प्रोग्राम का है कि हम परीक्षा से उनका भय कैसे दूर कर सकें। जी, ये जो है सर ना, एक काफ़ी मैथमेटिकल फार्मूला में कहते हैं, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का जो गैप बढ़ाना, बच्चा सक्षम नहीं है और हम उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा के रखें तो ये फ्रस्ट्रेशन लेके जाता है, और यही फ्रस्ट्रेशन जब कंटिन्यूड रह जाता है तो आगे जाके डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ गया, जो भी हो गया। पेरेंट को ये समझना है कि हर कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो 140 करोड़ में एक आदमी अगर प्रधानमंत्री है तो बाकी लोग तो देश में है, चल रहा है। देश इंजीनियर और डॉक्टर से नहीं चल रहा है। तो पेरेंट को सबसे ज़्यादा काउंसलिंग का ज़रूरत है। रियलिटी ये है मधुकर सर कि हम मैथ्स में बहुत फिसड्डी थे, लेकिन हम अपने बेटा को तो चाहेंगे कि मैथ्स में एकदम वो रामानुजम बन जाए। तो इस चीज़ को ज़्यादातर आज की डेट में सिन्हा सर, हम भी और राजेश भी और समिता में, हम लोग ज़्यादा एनर्जी ना पेरेंट के काउंसलिंग में लगा रहे हैं। हम स्कूल कभी किसी बच्चे को बर्बाद नहीं किया है, स्कूल हर बच्चे में अपना बच्चा ढूंढता है, लेकिन ये पेरेंट इतना ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि उस बच्चे की क्षमता क्या है। अगर उसी क्षमता में रह के वो जिएंगे तो किसी भी तरह से कुछ हानि नहीं होना। जिस तरह से आप अभी कहें ना कि हम बहुत कुछ अर्जित कर लिए, जिस देश की आप बात करें जो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि वो धन एकत्रित करने में रह गया, परिवार से दूर रहा। अब जब परिवार को समेटने के लिए बैठ रहा है तो सब कुछ लूट चुका है। मेन मेंटल खुशी या सेटिस्फैक्शन से हम लोग बहुत दूर भाग रहे हैं, जस्ट इन ट्राइंग टू अक्यूमुलेट वेल्थ एंड बी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। ये जब तक हम लोग नहीं, धन से खुशी नहीं मिलती है। और ये आपको कोरोना दिखा दिया था। कोरोना 2 साल कहाँ सीखते हैं हम लोग ना, हाँ। सीखते कहाँ हैं? उस समय सीखे कोरोना थे, भूल चला जाते गया। हैं, भूल जाते हैं, कोरोना भूल तो जाते चला हैं। गया ना। अगर कोरोना से सीखते तब तो पूरी की पूरी परिस्थिति बदल गई होती है ना। अब तो कुछ ही दिन बाकी है एग्ज़ाम के, तो बच्चे अगर अपने आप को काम रखे, स्वस्थ रखे और फोकस रहे तो आधा स्ट्रेस तो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि मेरा ये मानना है, हम बच्चे की बात करें, उसको अब क्या करना चाहिए, जो हो गई सो हो गई। हाँ, कंक्लूजन पर हम पहुंचना चाहते हैं, चारों लोग कंक्लूड अब करना क्या है, तो अब करना ये है कि वो अभी एक वक्त है कि एक अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाए, नई चीज़ों को ट्राई ना करे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और आराम से जितना हो चुका है उसको रिवाइज और रिवाइज करके पिछले सैम्पल पेपर, हाँ, सैम्पल पेपर को सॉल्व करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, लिखे। और ज़्यादातर बच्चे ओरली अच्छे होते हैं और जब लिखने की बारी आती है तो वो मोबाइल में लिखने से बेहतर ये यहाँ लिखे, मोबाइल में कॉपी पे लिखे और अपना एक फिक्स टाइम बनाए कि इतने टाइम में हम इतना लिख पा रहे हैं। वो राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी वो एग्ज़ाम आएगा, वो अच्छा ही करेंगे, ये हम नीरज जी मेरा कंक्लूड तो कर रहे हैं हम। हाँ, कंक्लूड यही कहना है बच्चों को कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस NCERT किताब को पढ़ें, अपने नोट्स को पढ़ें और उसको कंक्लूड करें लिख कर, क्योंकि लिखना इतना अनिवार्य हो गया है। जब से ये मोबाइल आ गया है, बच्चे टाइप करते हैं, टेक्स्ट करते, बट लिखना भूल गए। अगर ये पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और लिखेंगे तो इनका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस होगा और पूरे परिवारजन को इसको पर्व के तौर पे लेना है। कभी इससे नहीं होना है कि क्या करना है, क्योंकि हम पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं। हमको इस बात का तनाव ही नहीं रखना है कि कैसा जाएगा, क्या जाएगा। एक और बात, हमेशा मूल बात हम हर बच्चों को कहते हैं कि 6 पेपर है, 8 पेपर है, गैप्स है, एग्ज़ाम देने के बाद भूल कर भी कभी भी प्रश्न पत्र को खोल के देखना नहीं चाहिए,
क्योंकि या तो आप डिप्रेशन में जाओगे या ओवर हाँ, कॉन्फिडेंस जो दे दिया अब उसको क्या खोल के देखता खत्म है? करिए, सब खत्म हो जाता है, उसके बाद आप स्कूल आइए, मिलिए, बात करिए, हम सब टीचर्स हैं। सविता जी। आई फील कि अभी जैसे ऑलमोस्ट हमारा पूरा चैप्टर्स हो गया, रिवीजन भी स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि एक फिक्स टाइम टेबल बनाए कि अच्छा हम इतने घंटा पढ़ेंगे, दिस विल बी। नहीं, आप बताइए मॉडल क्या हो सकता है? टाइम टेबल, टाइम टेबल देखिए एक तो गैप at मिला हुआ है, least- बढ़िया गैप मिला हुआ है। नहीं, वो तो हम टाइम टेबल इतना बनाए कि दिन भर में हम कितना घंटा पढ़ेंगे, कितना घंटा पढ़ना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम? 4 to 5 hours विद द रेस्ट, या आप शॉर्ट आवर्स पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कम बैक, बट जितना देर आप पढ़िए यू बी फोकस्ड। ये नहीं कि हम बुक किताब खोल के रखे हैं और मेरा ध्यान कुछ और। रिटन प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम गुड स्लीप एंड गुड फूड। हेल्दी खाना ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एवरीथिंग एल्स। एंड रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। बहुत से पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तुमको रिलैक्स नहीं करना, बाहर खेलने मत जाओ, वो ज़रूरी है बच्चों को। घूम के आ जाओ, थोड़ा टहल के आ जाओ, बट एवरीथिंग विद इन अ टाइम। एंड पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो भी ध्यान दे कि अच्छा बच्चा घूमने गया है तो वो कहाँ गया। अभी तो उतना नहीं, बट आई रिमेंबर अबाउट 5-10 years बैक वो एग्ज़ाम के पहले कोई पिकनिक जा रहा, कोई कुछ जा रहा, एंड दुर्घटना हो रही है। एंड 1 year वी लॉस्ट 2 of our स्टूडेंट्स 12th के, बिकॉज इतना उन लोग एक्साइटेड रहते हैं ना कि अभी 12th आ गया, एग्जाम्स है, उम्र जो है घूम रहे एंड उसी में कुछ होता। तो पेरेंट्स की निगरानी में एंड अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट, माँ का काम अलग, फादर का काम अलग, और मिलजुल के लाइक एवरीबडी इन द फैमिली कैन बी सपोर्टिव, और बच्चे के साथ साथ उसके साथ रहे कि भाई वी आर देयर, तुम अपना काम करो, हम लोग अपना काम करें। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी इसको आई विल टेक इट फ्रॉम वेयर मैम हैज़ लेफ्ट। अभी आपके हाथ में टाइम टेबल है, क्लियर है कि क्या होने वाला है। और मैं एम.के. सिन्हा सर ने शुरुआत में कही एक बात कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बीच में कितना गैप है, जिसमें सबसे कम गैप है उस सब्जेक्ट से शुरुआत करते हुए चले, तो बहुत सारी प्लानिंग आप टाइम टेबल को केंद्र बिंदु में रखते हुए कर सकते हैं। मेरा एक ही संदेश जाता है बच्चों के लिए, बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। पेरेंट्स के लिए एक निवेदन है, आप एक्सपेक्टेशन रखें, आपका बच्चा है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, बिकॉज ओवर एक्सपेक्टेशन से आपके बच्चे पर दबाव पड़ता है, जिसको आप ना करें तो बेहतर होगा। मैं फिर कहूँगा एग्जामिनेशन से बिल्कुल न डरें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी को एक्सिक्यूट करें बढ़िया से, बीच बीच में इवेलुएट करें, और जो अंत में कहूँगा एडमिट कार्ड में गाइडलाइंस दिए हुए हैं, हर पेरेंट से अनुरोध करूँगा कि वो 9:30 तक अपने अपने सेंटर में पहुँच जाएं, ताकि अंतिम में दिक्कत ना हो। परीक्षा जीवन में है। हर स्टेप पर देनी है, आप चाहें नहीं चाहें, हर क्षण एक एक स्टेप पर आपको परीक्षा देनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके लिए जो जिसने भी बनाया है आपके शरीर को, उसने प्रिपेयर कर रखा है कि आप उससे अलर्ट करने के लिए दिमाग, आँख, नाक, कान, पैर, प्राकृतिक वातावरण, आपका सेंसिटिवनेस जो पंच इंद्रियाँ जो है, वो सब कुछ आपको गाइड करती हैं। तो आप अपने को भी गाइड कर सकते हैं। इसलिए इस मौके पर परीक्षा से डरिए मत, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते।